नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में हैं कोरोना को लेकर सीएम योगी ने बैठक की है। टीम 11 की बैठक में सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। सीएससी में न्यूनतम 10-10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता हो, सभी निजी और सरकारी लैब में टेस्टिंग की क्षमता दोगुनी हो, हमें सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री ने यह बात कही है। हमें सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। कोविड डेडिकेटेड बेड्स की वर्तमान क्षमता को दोगुना किया जाए। वह जीवन रक्षक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। टीम 11 की बैठक में सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए हैं और सीएससी में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, ये बातें उन्होंने कही है। निर्देश में सभी निजी और सरकारी लैब में टेस्टिंग दोगुना तेजी से हो, वहीं कोविड डेडिकेटेड बेड्स की क्षमता दोगुना किया जाए। इसके लिए सचिव स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाए। तो टीम 11 की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कोविड अस्पताल के रूप में नए निजी अस्पताल को भी जोड़ें। जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं। आईसीसीसी सहित सभी हेल्पलाइन को प्रभावी बनाया जाए। एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम न्यूनतम रहे, इस पर विशेष जोर हो। और नीलेश चौहान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। नीलेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री रोज बैठक करते हैं और बैठक के बाद कड़े शब्दों में निर्देश भी देते हैं। निर्देशों का कितना पालन हो रहा है? देखिए धर्मराज, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ अपने स्तर पर तमाम प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हैं जो नींद से जागने का नाम नहीं ले रहे, जिसका नतीजा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति राजधानी में नहीं हो पा रही। राजधानी का सिप्स हॉस्पिटल कहता है कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में जो सैकड़ों मरीज वहां पर भर्ती हैं, अगर उनकी जान जोखिम में पड़ती है, उनके साथ कुछ ऊंची नीची घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी या फिर सिर्फ अस्पताल या लखनऊ का जिला प्रशासन। दूसरी ओर ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर मॉनिटरिंग सेल बनाने की बात सरकार कर रही है। एसीएस होम को उसकी जिम्मेदारी दी गई है कि 24 घंटे वो मॉनिटरिंग करेंगे। उसी के तर्ज पर अगर हम देखें, कोविड कमांड सेंटर प्रत्येक जिलों में बनाया गया। कोविड कमांड सेंटर इसलिए बनाया गया ताकि कोरोना की रोकथाम को लेकर वहां से व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा सके, नियंत्रण रखा जाए। लेकिन कोविड कमांड सेंटर किस तरीके से फेल हुआ है, वहां अधिकारी किसी के सुनते नहीं, फोन उठाते नहीं। तो ऐसे में कोविड कमांड सेंटर पूरी तरीके से जो सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि इसलिए बनाया गया कि कोरोना को रोकने में वहां से मदद मिलेगी, लेकिन वो फेल हो गया। अब एक बार ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर मॉनिटरिंग सेल की गठन किया गया है। उसकी जिम्मेदारी एसीएस होम अवनीश अवस्थी को दी गई है। अवस्थी जी इस मामले को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में ऑक्सीजन को लेकर अस्पताल के डॉक्टर्स और तीमारदारों के बीच नोकझोंक हुई, कई जगहों पर मारपीट भी हुई। राजधानी की बात करें तो राजधानी में जितने भी ऑक्सीजन प्लांट हैं जहां पर ऑक्सीजन बनाई जाती है, 24-24 घंटे से लोग लाइन में खड़े हैं। कब उनकी बारी आएगी, कब वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अपने घर पहुंचेंगे और अपने मरीज की सांसें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये व्यवस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश में। सरकार की बात महत्वपूर्ण बात यह है जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से हाहाकार मचा है और अस्पताल त्राहिमाम कर रहा है, लगातार सरकार से डिमांड किया जा रहा है और सरकार बार बार ये कह रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अलग अलग प्रदेशों से भी ऑक्सीजन मंगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये जो किल्लत है, आपको लगता है कि आज या कल 1 से 2 24 घंटे के भीतर, क्योंकि अब क्या है कि कोविड से ज्यादा लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, ये जो वहां पर कमी है उसको पूरी कर ली जाएगी? देखिए धर्मराज, बिल्कुल सरकार जो प्रयास कर रही है उस प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, लेकिन सराहना तब करनी चाहिए जब उनकी जमीनी हकीकत लोग जान लें। एक और सरकार की तरफ से चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है। अगर पर्याप्त मात्रा है तो क्या जो अस्पताल ये कह रहे हैं कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, या तो वो कालाबाजारी कर रहे हैं या तो सरकारी आंकड़े जो हैं वो झूठे हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो निगरानी समितियां बनाई गई हैं, क्या वो एसी रूम में बैठकर निगरानी करेंगी या अस्पतालों में जाकर खुद ब्यौरा जुटाएंगी कि आखिर ऑक्सीजन जो आ रही है सरकार के कड़े प्रयासों से
हवाई जहाजों से ऑक्सीजन दूसरे प्रदेशों से मंगाई जा रही है, वो आखिर कहां जा रही है? क्या उसकी कालाबाजारी कुछ सरकार के लोग कर रहे हैं या अधिकारी कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल उठता है। दूसरी ओर अगर अस्पताल प्रशासन झूठ बोल रहा है कि उनके यहाँ गैस की किल्लत है या तो अस्पताल कालाबाजारी कर रहा है, तो ये जांच का विषय है। सरकार को इस पर व्यापक पैमाने पर जांच करानी चाहिए, खासतौर पर उन अधिकारियों की जांच करानी चाहिए जिनको इस निगरानी समिति में रखा गया है, चाहे वो सचिव स्तर के अधिकारी बिल्कुल, आप हो। बने रहे हमारे साथ। निश्चित तौर पर यह देखना होगा कि आखिरकार गलती कहां हो रही है, चूक कहां हो रही है जो ऑक्सीजन को लेकर इस तरीके से हाहाकार मचा हुआ। हालांकि ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए लगातार सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है, लेकिन ये कोशिश नाकाम क्यों साबित होती है? यूपी में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए युद्ध स्तर पर योगी सरकार जुटी हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में रातों रात बनाया गया ऑक्सीजन कंट्रोल रूम। एसीएस अवनीश अवस्थी कर रहे हैं ऑक्सीजन कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग। ऑक्सीजन सप्लाई पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं और चेक रखने और मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था सीएम योगी के निर्देश पर गृह विभाग में ऑक्सीजन कंट्रोल रूम बनाया गया है, ताकि ऑक्सीजन की जो दिक्कत आ रही है, यानी कि बाहर से ऑक्सीजन बनाने के बाद भी अगर दिक्कत आ रही है तो कहां पर यह चूक हो रही है। भारत सरकार से 5 नए बड़े टैंकर्स भी उपलब्ध कल कराए गए हैं। लगभग 70 मीट्रिक टन के ये टैंकर्स जो है बंगाल में एयरफोर्स बेस पर अभी लैंड करा दिए गए हैं। इनके माध्यम से हम पुनः आगे टैंकर्स को ट्रेन पर रखकर जो है आगे की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ये भी एक इजाफा अगले 1 या 2 दिन में हो जाएगा। हम ये भी बताना चाहेंगे कि जहां भी टैंकर मूवमेंट प्रदेश में हो रहा है, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ हो रहा है, जहां 1 मिनट भी इसी टैंकर को जाते समय खाली या लौटते टाइम भरा हुआ कहीं विलंब ना हो, जिससे कि प्रदेश के सभी जनपदों में ससमय ऑक्सीजन मिल जाए। ये जो व्यवस्था है, ये पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। इसमें हर अधिकारी, हर विभाग का जुटा हुआ है कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कठिनाई। तो लगातार नीलेश चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। ऑक्सीजन की भरपाई को लेकर जो कमी है उसे पूरी करने के लिए लगातार सरकार जुटी हुई है। नीलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये सारी व्यवस्थाएं हो गई है, ऑक्सीजन इतने सारे मात्रा में सप्लाई की जा रही है, उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, फिर भी किल्लत क्यों? देखिए, बिल्कुल धर्मराज, बहुत सोचने वाली बात है, लेकिन कई बिंदुओं पर ध्यान भटकाने वाली जो काम अधिकारी कर रहे हैं सरकार का, वो अगर ना हो तो जमीनी स्तर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रत्येक अस्पताल में समय पर की जा सकती है, मरीजों की जान बचाई जा सकती है। कई बिंदु हैं जिस पर सोचना पड़ेगा सरकार की तरफ से। अगर इतनी भारी मात्रा में ऑक्सीजन जनपदों को सप्लाई की जा रही तो आखिर वो ऑक्सीजन जा कहाँ रही है? दूसरी बात, या तो अधिकारी झूठ बोल रहे हैं कि सरकार का जो ऑक्सीजन आया था वो अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है, वो या तो रास्ते में कालाबाजारी करके कहीं बेच दिया जाता है, या फिर जो जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है वहां पर भरपूर मात्रा में अधिकारियों के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई इसमें दो बातें हैं नीलेश जी, 2 बातें हैं इसमें। जो टैंकर है उसमें भी जीपीएस सिस्टम लगाया गया है कि कितने बजे वो टैंकर वहां से निकला है, कहां पर है, किस तरीके से है, और जो भी सप्लाई यानी कि ऑक्सीजन हमारे पास यहां पहुंच रही है उसका एक बड़े वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कालाबाजारी तो संभव ही नहीं है, फिर क्या हो रहा है? देखिए, प्रदेश के जनपदों की हालत सबके सामने है। लगातार तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। राजधानी की बात करें तो राजधानी का सिर्फ अस्पताल ऐसा है जो ट्रामा सेंटर के ठीक सामने है। अगर इतना बड़ा हॉस्पिटल ये कह देता है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन नहीं है और मरीजों की जिम्मेदारी अब अस्पताल प्रशासन की नहीं है, जो तीमारदार हैं वो ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद कर लें, ये बड़ा सवाल उठता है। दूसरा, सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम उत्तर प्रदेश की जनता की जान बचाएं। पिछले अगर हम 4 दिनों के योगी आदित्यनाथ के फैसलों को देखें, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारियों के जो वेतन काटे जा रहे थे, अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी संक्रमित हो जा रहा था, अपने दफ्तर नहीं जा पा रहा था, उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त आदेश दिया कि किसी भी प्राइवेट कर्मचारी का कोई वेतन नहीं काटा जाएगा। दूसरा जो बड़ा आदेश सरकार की तरफ से किया गया कि अगर कोई कोरोना संक्रमित मरीज सरकारी अस्पताल पहुंचता है, वहां उसको इलाज नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उसको अस्पताल प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। तीसरा बड़ा आदेश सरकार की तरफ से किया गया कि वकारों से ऑक्सीजन लाकर उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में भेजी जाएगी। ये 3 बड़े आदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए गए। क्या ये बड़े आदेश धरातल पर दिखाई देते हैं? ये अधिकारियों से सरकार को पूछने की जिम्मेदारी बनती है, उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार अगर अपने स्तर पर तमाम प्रयास कर रही है, उत्तर प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने का प्रयास कर रही है, तो अधिकारी क्यों हीला हवाली कर रहे हैं? राजधानी के अकेले हम बात करें
तो सीएमओ का अभी तक फोन नहीं उठता है। डीएम अभिषेक प्रकाश कोरोना पॉजिटिव हुए थे, वो एक बार फिर से वापस अपने पद पर आ गए हैं, कार्यभार संभाल लिया है। उनके जगह पर रोशन जैकब को कोविड का प्रभारी बनाया गया है। जब 4-4, 5-5 अधिकारी सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों को उचित व्यवस्था दिलाई जा सके, तो कहां पर चूक हो रही है कि लोग अभी भी बेडों की मारामारी के लिए भटक रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कई जगह पर लोगों को हिरासत में भी लिया गया, जिनके पास से सिलेंडर बरामद हुए हैं और इंजेक्शन बरामद हुए हैं, कैश बरामद हुआ, उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं हैं। उसके अलावा सबसे चौंकाने वाली जो बात राजधानी में देखने को मिली कि अमीनाबाद थाना क्षेत्र में रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, उसका नकली इंजेक्शन तैयार करके लोगों को बेचा जा रहा था। उसकी जब भनक पुलिस को हुई तो पुलिस ने उस पर भी कार्रवाई की और जेल भेजने का काम किया। हालांकि ये नेक्सस कहां तक काम कर रहा था, उत्तर प्रदेश के किन किन जनपदों में उन नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई हो चुकी थी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। सरकार लगातार बिल्कुल युद्ध स्तर पर सरकार लगी हुई है और कोशिशें भी हो रही है। तमाम जो तंत्र हैं प्रदेश के, वो तंत्र पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिया है कि कैसे कंट्रोल किया जाए और जिस तरह से मरीज के जान जो आफत में है, उस आफत से कैसे निकाला जाए बाहर। लेकिन अब कंट्रोल रूम बना दिया गया ऑक्सीजन मॉनिटरिंग को लेकर, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो दिक्कत है ऑक्सीजन को लेकर। हमने आपको पहले भी जिक्र किया था इस बात की कि लोग कोविड से, बीमारी से कम अब ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा दम तोड़ रहे हैं। तो क्या ये कंट्रोल रूम से आप बेनिफिट हो सकता है? क्या ये जो दिक्कतें आ रही है वो पूरी हो सकती है? क्योंकि जब अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इससे पहले कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया था। वो रूम इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों को कोरोना से कैसे बचना है वो बताया जा सके, कोरोना के संक्रमित मरीजों को कैसे इलाज दिया जाना है वो बताया जा सके, बेडों की व्यवस्था कैसे उसको सुनिश्चित कराया जा सके। वो कोविड कंट्रोल रूम इसलिए बनाया गया था। उसी के ठीक अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर, ऑक्सीजन की खपत को लेकर एक निगरानी रूम बनाया गया, जहां से उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में निगरानी रखी जाएगी कि कहां से ऑक्सीजन कहां कितनी गई और कहां कितनी खपत हुई। अगर वो काम ईमानदारी से अधिकारी कर ले तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो ऑक्सीजन की किल्लत है उसको दूर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जो ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं उनको बचाया जा सकता है। लेकिन जरूरत है यहाँ पर अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की, सरकार के आदेशों को जमीनी स्तर पर लागू करने की। अब कितना ज्यादा लागू होते हैं आदेश वो देखने वाली बात होगी। ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के समस्त अस्पताल अपना ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे कि वहाँ कितने बेड हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने ऑक्सीजन वाले बेड हैं, कितने वेंटिलेटर हैं। लेकिन क्या अभी तक किसी अस्पताल ने अपना ब्यौरा साझा किया? ह्यूमन राइट कमीशन के आदेश के बाद जब इस तरीके की लापरवाही बनी हुई है, ये लापरवाही अधिकारियों के कारण। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और जल्द से जल्द जो लोग भर्ती हैं ऑक्सीजन के लिए, जो परेशान हैं, उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीजन के जस्टिफाइड यूज के लिए ऑडिट की व्यवस्था का भी निर्देश दिया है। ऑडिट के लिए आईआईटी कानपुर को, आईआईएम लखनऊ को, आईआईटी बीएचयू को, हमारा जो गोरखपुर में विश्वविद्यालय है उसके टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को, एमएनआईटी प्रयागराज को, एचबीटीयू कानपुर को और साथ ही साथ एकेटीयू जो हमारा है टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का, उनके सभी डायरेक्टर्स को शामिल करके एक वर्किंग ग्रुप बनाया है। हमारे गृह सचिव मिस्टर पोलसन और प्रमुख सचिव मेडिकल एजुकेशन श्री आलोक कुमार जी इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं और आज से ऑक्सीजन की जो है ऑडिट की व्यवस्था भी ऑनलाइन एक एप्लीकेशन बनाकर शुरू की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर है जहां पर दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 इंजेक्शन समेत 49,000 रुपये बरामद भी किए गए। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है। जैसे कि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि कालाबाजारी का जो धंधा है वो शुरू हो गया है। रेमडेसिविर सहित 49,000 रुपये बरामद किए गए हैं और इस मामले में 4 शख्स की गिरफ्तारी हुई है। थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो वर्तमान में कोविड महामारी में जीवनदायिनी है, उनके पास से 49,600 रुपये घटना में प्रयुक्त होंडा सिविक कार बरामद की गई है। इसमें 2 अभियुक्त फरार हैं, जिसमें एक विकास कौशिक जो सीएमओ ऑफिस गौतम बुद्ध नगर में संविदा कर्मचारी है तथा दूसरा सुमित
जो दिल्ली एम्स में लैब टेक्नीशियन है, इनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। ये अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर और एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाए। तो एक बार आपको फिर से बता दें, ग्रेटर नोएडा से 4 शख्स की गिरफ्तारी हुई है। ये चारों लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस इंजेक्शन की कालाबाजारी में ये चारों लोग लगे हुए थे। और इसी मामले में पुलिस को जब जानकारी मिली, पुलिस ने छापेमारी की है और चारों को गिरफ्तार कर लिया है। और 2 रेमडेसिविर के साथ साथ 49,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। लगातार सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के दिलो दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ता। सिलेंडर हो चाहे रेमडेसिविर, कालाबाजारी लगातार जारी है। और यही वजह है कि ग्रेटर नोएडा में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरों में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा की तस्वीर, जहां पर रेमडेसिविर के साथ 49,000 रुपये भी बरामद किए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं डॉक्टर DR रॉय, जो IMA के पूर्व महासचिव हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त सब जगहों पर सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान नहीं पूरे देश, पूरे विश्व की बात कर लें, लेकिन हिंदुस्तान सबसे आगे अगले कतार में खड़ा हो गया है। कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है, हर कोई परेशान है। अस्पताल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं। कैसे बचा जाए? देखिए, बचने का जो उपाय हमने सबसे सर्वप्रथम बताया था, आज भी वही कारगर है। लेकिन 2020 के अंदर जिस प्रकार से हम लोगों ने कोरोना पे विजय प्राप्त की और उसके बाद जो हमने लापरवाही दिखाई, और उसके बाद जो लापरवाही दिखाई और उसके बाद जो हमारा जो वायरस म्यूटेट हुआ, उससे इसकी इन्फेक्शन की स्पीड बहुत बढ़ गई और जिसका हमको आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज भी जो कुछ हो रहा है, तो हम बार बार डॉक्टर होने के नाते हमेशा ये कहते रहे कि भाई आप ये मत सोचिए कि आपको वैक्सीन लग गया है तो आप फ्री हो गए हैं। नहीं, आपको अभी भी कोरोना के परहेज जो कि शुरू में हमने बताए थे कि मास्क के बिना घर से बाहर मत निकलिए, 2 गज की डिस्टेंस रखिए और साथ में हैंड सैनिटाइजेशन कीजिए। जब तक आपको घर से बाहर जाना जरूरी ना हो, कृपा करके घर से बाहर मत निकलिए। और अब तो हम यहां तक कहने लग गए हैं कि जो वायरस पहले तो कॉन्टैक्ट से होता था, अब ये एरियल हो गया है, एयर के अंदर है, तो इसलिए आप एक की जगह डबल मास्क यूज कीजिए और जहां पर भीड़ हो वहां पर बिल्कुल खड़े मत होइए और जितना दूर रह सकते हैं उनसे दूर रहिए। यही एक आपके पास सबसे बड़ा उपाय है। आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोरोना आपको तंग नहीं करेगा, आप अपना भी बचाव करेंगे, अपने परिवार का भी बचाव करेंगे। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा कि वाकई में बहुत ज़रूरत है कि लोग घर से बाहर न निकलें, लोग खुद का बचाव करें, डबल मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, जितना हो सके बचे। क्या ये अब प्रदूषण यानी कि हवाओं में कोरोना वायरस है, इसलिए ये करना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जीवन यापन के कारण उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता है, उनके लिए क्या ज़रूरी है? नहीं, जो आप कह रहे हैं, हम लोग भी ऐसे डॉक्टर होने के नाते भी हमें बहुत ही परेशानी हुई। हम शुरू से पिछले 2020 से ये कहते रहे कि इसकी कांटेक्ट से ये आप एक दूसरे से चलता है। अगर आप एक साथ में किसी के खड़े हैं या वो आपके सामने खांसता है, छींकता है, तो अब आप ऐसे लीजिए 2 मिनट के लिए एक कमरे में 4 आदमी बैठे हुए हैं और उसके बाद वो 4 आदमी वहां पे 15 मिनट तक बैठ गए और वो उसके बाद चले गए। आपने सोचा ये कमरा खाली, चलो मैं चला जाता हूं। लेकिन वो जो अपने कीटाणु, जो अपने वायरस उस कमरे में छोड़ के गए, वो उस एटमोस्फेयर के अंदर घूम रहे हैं। उसका भी एक लिमिट होती है। तभी हम कहते हैं मास्क एक की जगह 2 लगाइए, लापरवाही मत कीजिए और जब तक जरूरी नहीं है आप अपने आप को भीड़ से बचाइए। सबसे बड़ा एक। दूसरी सवाल आ जाता है कि जो हमारे यंग जनरेशन है, जिनको कि काम काज के लिए या जीविका अर्जित के लिए बाहर जाना पड़ता है, उनके लिए खास तौर से ये चीजें हैं कि जहां तक हो एक की जगह डबल मास्क रखिए, डिस्टेंस रखिए और अपना हाइजीन करिए। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और हाँ, आने वाले वक्त के अंदर जैसे सरकार ने अभी 1 मई से वैक्सीन चालू कर दिया है,
हर एक से हमारी निवेदन है कि गलत अफवाहों की तरफ न जाएं और वैक्सीन अपने नंबर आते ही वैक्सीन जरूर लगवा लें, यही आपको बचाएगा। आज की तारीख में हमारे पास सबसे बड़ा कारगर इलाज अगर कोरोना से है तो सिर्फ वैक्सीन है। जी बिल्कुल, वैक्सीन सबको लगाना ज़रूरी है और सब कोई अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और जब आपका नंबर आता है तो ज़रूर लगाने के लिए जाएं। डॉक्टर साहब, अब सवाल ये है कि देखिए 75% लोग इस वक्त ऐसे हैं जो इस वायरस से शिकार हो गए हैं। मैं इसलिए ये आंकड़ा दे रहा हूँ कि लोग माने या ना माने, किसी के गले में खराश है तो किसी गले में दर्द है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, ये अस्पताल ना जाना पड़े और शुरुआती दौर में ही इस लक्षण को जानते ही कैसे उपचार करना चाहिए ताकि वो घर में ही रह के ठीक हो जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब जिस प्रकार से टेस्टिंग की रिपोर्ट आ रही है, हर तीसरा व्यक्ति पॉजिटिव निकल रहा है जी, ये भी वाकई में हमारे लिए बड़ी दयनीय स्थिति है। अब रहा सवाल कि जिस व्यक्ति को कभी खांसी, जुकाम, बुखार हो जाए, अपने आप शरीर टूट रहा है या अपना स्मेल आनी बंद हो गई है, कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं जो उनको पहले बिल्कुल नहीं थे, तो उनसे मेरा ये निवेदन है कि परेशान ना हो, पैनिक की ना सोचें। आप अपने आप को पहले तो आइसोलेट कर दें, अपना अगर घर के अंदर एक कमरे में अपने आप को रख दें और दूसरे कमरे में दूसरे लोगों को रहने दें। आप दूसरे तीसरे दिन होते आप उसका अपना टेस्ट करा लीजिए और टेस्ट कराने में अगर पॉजिटिव आए तो जो कोरोना के किसी भी डॉक्टर से सलाह करने के बाद या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने के बाद अपना इलाज कीजिए, स्वयं इलाज मत कीजिए। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि पैरासिटामोल या डोलो या क्रोसिन की दवाई बुखार के लिए दी जा सकती है। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हम लोग जो है ना जिंक कोविड की टैबलेट दे रहे हैं, जिमसी विटामिन सी की दवाई दे रहे हैं, ये आप जरूर लेना चालू कर दीजिए और हो सके तो भाप लीजिए, सबसे बड़ा वो भी एक बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। जी, भाप बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो गिलोय है या फिर काढ़ा, गर्म पानी, ये नॉर्मली अभी सबको लेना चाहिए। ये देखिए जो आयुर्वेदिक की चीजें बताई हैं, आयुर्वेद वाले बहुत एक्सपर्ट है, उन्होंने बताई हैं और बिल्कुल वो उनका जो अच्छी है तो बिल्कुल उनको लेनी चाहिए, हम उसके लिए खिलाफ नहीं है। लेकिन हम अपनी तरफ से एलोपैथी के लिए कहते हैं कि अपना इलाज स्वयं मत कीजिए, किसी भी डॉक्टर से अपना कंसल्टेशन लीजिए, परहेज कीजिए, आइसोलेट कीजिए, क्वारंटाइन कीजिए और घर से बाहर मत निकलिए। जी डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं, आपके सामने इस तरह के बहुत सारे पेशेंट आए होंगे। मैं चाहता हूं कि आप उन सब लोगों के लिए बात बताएं कि मतलब प्रारंभिक तौर में उपचार के लिए लोग अगर स्वयं करना चाहें तो कौन सी मेडिकल जो है बहुत ही ज़रूरी है जो ले लेने के लिए, सेफ्टी के लिए। देखिए ऐसे नीम हकीम खतरे जान वाले हम लोग नहीं कहते। मैंने फिर बैठ से कहूंगा कि सिर्फ घर के ऊपर अगर आपको सिंपल सा बुखार होता है, बदन टूट रहा है तो क्रोसिन की, कालपोल की गोली ले सकते हैं। इम्यूनिटी के लिए जिंक टैबलेट आती हैं वो ले लीजिए, विटामिन सी ले लीजिए। लेकिन और जो मेडिसिन हैं वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जो आपका फैमिली डॉक्टर है उससे फोन से बात ले लीजिए, उसको बताइए और अपने टेस्ट कराने के। अपने आप दवाई की दुकान पे जाके मत दवाइयां खरीदिए और भीड़ भी मत कीजिए बाहर निकल के अस्पताल। और मैं आपको और बता दूं कि 85-90% लोग बिना अस्पताल गए घर पे ही ठीक हो रहे हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर इन्फेक्शन भी हो गया है आप घर पे ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप घबरा के बाहर निकलेंगे तो हो सकता है और आपका वायरस लोड बढ़ता जाएगा और आपको परेशानी होगी। चलिए, एक चीज और मैं जरूर कहूंगा कि कोरोना जिसको भी थोड़ा शक हो, पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन जो बहुत ही कारगर है उसको जरूर ले लीजिए। उस ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन देखते रहिए कि सैचुरेशन हमारा कितना आ रहा है। अगर आपका सैचुरेशन ऑक्सीजन का 93, 94, 95 है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 92 से या 90, 89 वगैरह 80 जाए तो आपको जरूर डॉक्टर से परामर्श करके अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है और अपने आप को बचाना जरूरी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। निश्चित तौर पर आप अगर डॉक्टर साहब को सुन रहे होंगे तो आप ज़रूर वो उपाय करें और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भाप ज़रूर लें, गर्म पानी पिएं, काढ़ा पिएं। ये सब जो है नॉर्मल, अगर आप कोरोना के शिकार नहीं भी हैं तो भी आप करें ताकि कोरोना आपको छू तक ना सके। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे।